Good morning, dear students. So today we are moving towards the last topic of this entire chapter. And in this last topic, again, we are going to talk about the important part of this chapter, that is enzymes. और यहाँ पे जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, that is classification and nomenclature of the enzymes. Okay. So classification and nomenclature में यहाँ पे जो बताया गया है, उसके पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ. एंजाइम का जो पहले नॉमेनक्लेचर होता था, उसके लिए पर्टिकुलरली कोई सिस्टम नहीं था. देयर वाज नो यूनिवर्सल रूल फॉर नेमिंग एंड क्लासिफाइंग द एंजाइम. सपोज आप कोई एक रिसर्चर है, आप रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, आपने एक नया एंजाइम ढूंढा, तो आप उसको उसके हिसाब से, आपके हिसाब से नाम दे सकते हैं. ऐसे पहले सिस्टम चलती थी. ओके, इसको भी ऑलमोस्ट नियर अबाउट 60 इयर्स जैसा हो चुका है, चेंज हुए, लेकिन पहले ये सिस्टम चलता था. जैसे अगर मैंने एक एंजाइम आइडेंटिफाई किया है जो सेल्यूलोज के ऊपर एक्शन दे रहा है, सेल्यूलोज को डिग्रेड करना है, तो उसका नाम कैसे होगा? सेल्यूलोज इज द मॉलिक्यूल, के ऊपर काम करने वाला एंजाइम सेल्यूलेज. ओके, ये जानबूझ के मैं ASE कैपिटल कर रहा हूँ. प्रोटीन्स के ऊपर कोई काम कर रहा है, मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करने का काम कर रहा है, तो प्रोटीएज. लिपिड्स के ऊपर कोई एक्शन दे रहा है, तो लाइपेज. ओके, अमाइलोज यानी कि स्टार्च के ऊपर कोई एक्शन दे रहा है, तो अमाइलेज. आप समझ रहे हैं, सफिक्स ऐड हो रहा है, एज. ओके, ऐसा एक सिस्टम चलता था कि आपका जो सबस्ट्रेट का नाम है ना, उसी सबस्ट्रेट के नाम के पीछे एज, ये आपको सफिक्स लगा देना है, एंड दैट विल कॉल्ड द एंजाइम. आज भी एंजाइम का कॉमन नेम्स जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, कॉमन नेम्स, लेकिन फिर भी उनका एक जनरल आइडेंटिफिकेशन के लिए एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है. जैसे हम क्लासिफिकेशन पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 में, लिविंग सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंट्रोडक्शन हमने वहां पे पढ़ा था. तो वहां पे क्या था, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम है. जैसे हम लायन बोल रहे हैं, तो पैंथेरा लियो. अब लायन इंग्लिश वर्ड है. ओके, भारत में आएंगे आप तो इंग्लिश में से उसके लोकल नेम बहुत सारे चेंज होने वाले हैं. किसी और कंट्री में जाएंगे तो लोकल नेम और चेंज हो जाएंगे. ऐसे ही लोकल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नेम्स ऑफ एंजाइम्स आर गेटिंग चेंज कंट्री टू कंट्री. ओके, तो फिर एंजाइम्स के लिए भी कोई एक यूनिवर्सल रूल होना चाहिए. जैसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिजम्स के लिए, ऐसे एंजाइम के लिए भी होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, हर कोई अपने कन्वीनियंस से उसका लेबलिंग करता रहेगा, डेटा रिडंडेंसी होती रहेगी. मतलब एक ही एंजाइम को दो अलग अलग नाम से दुनिया पहचान रही है. उसकी एक्शन क्या है, कौन से मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगी. जैसे अभी ये हमें पता है अमाइलोज के ऊपर एक्शन करता है अमाइलेज, तो वो स्टार्च के ऊपर एक्शन कर रहा है एक्चुअली, और स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है. लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार स्टार्च ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है. स्टार्च का कुछ और मॉडिफिकेशन भी हो सकता है. जैसे प्रोटीन के ऊपर एक्शन करने वाला है एंजाइम प्रोटीनेज या प्रोटीएज. ओके, तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन के ऊपर शुगर अटैच करके देते हैं. तो क्या सभी एंजाइम्स प्रोटीएज हो जाते हैं? पता कैसे चलेगा कि ये एज सफिक्स लगाने से कि कौन सा एंजाइम एक्चुअली कौन सी एक्शन कर रहा है. ओके, एक ही तरह के तो रिएक्शन होते नहीं है, राइट. सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. सपोज इन योर किचन पोटैटो इज देयर. अब आपके पास पोटैटो है, यू कैन थिंक अबाउट the dishes you can prepare using the potato. Multiple dishes you can prepare. तो ऐसे ही एक आपके पास सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट का आप कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं. अब उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको एंजाइम चेंज करना पड़ेगा. जैसे कि पोटैटो की अलग अलग डिशेस आपको बनानी है, तो
उसकी फॉर्मूला चेंज हो जाएगी ना। अब ये फॉर्मूला चेंज करने का काम क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी, मेथड किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या है उसके ऊपर। तो इन द सेम वे यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से हर एक सबस्ट्रेट के ऊपर, भले ही सबस्ट्रेट एक है लेकिन उसका प्रोडक्ट क्या बनाना है उसके हिसाब से एंजाइम चेंज हो जाएंगे। तो प्रोटीन के ऊपर प्रोटीएज, लेकिन प्रोटीन का होता क्या है ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है वहां पे। मतलब जो पढ़ चुका है उसको पता चलेगा, जैसे मुझे पता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को डिग्रेड करना है तो सेल्यूलेज, ओके। लेकिन अगर कोई मुझे पूछे कि सेल्यूलोज के ऊपर आपको एक प्रोटीन अटैच करके देना है तो फिर मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसा एक लीनियंट तरीका चलता था और कोई पर्टिकुलर ऐसे एक क्लासिफिकेशन नहीं था जिसमें आप एंजाइम का अच्छे से ग्रुपिंग कर पाए, ऑर्डर वे में आप उसको अरेंज कर पाए। तो उसी लिए फिर एंजाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ इन 1964। आईयूबी करके एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन है। जैसे अपना IUCN और ICBN जो है, जो बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम्स सजेस्ट करते हैं, ओके, रूल्स बनाते हैं जिसके लिए। तो ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री के लिए भी एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। के ये याद रखना है, ये MCQ है आपके लिए, IUB। तो 1964 में IUB तो पहले से था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री पहले से था। IUB ने क्या किया, तो IUB ने उसके अंडर एक सबऑर्डिनेट बनाया, एक नया बॉडी बनाया जिसको बोला गया एंजाइम कमीशन। एंजाइम कमीशन बनाया, ओके, एंजाइम कमीशन। सो एंजाइम कमीशन इज सोलली डेडिकेटेड टू थिंक अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्या रहने वाला है, कैसे एंजाइम का लेबलिंग होगा, कौन से एंजाइम को किस ग्रुप में डालना है, ये सभी चीजें। सपोज मैंने कुछ रिसर्च किया और मैंने नया एंजाइम आइडेंटिफाई किया है, तो उस एंजाइम को मैं कौन से क्लास में डालूंगा, कौन से क्लास में उसको ग्रुप करूंगा, ये मैं अपने हिसाब से नहीं सोच सकता हूँ, ओके। आई हैव टू फॉलो EC, that is Enzyme Commission rules, ओके। और तब से 1964 से ये एंजाइम कमीशन के हिसाब से एंजाइम का क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर चलता है। हाँ, आज भी हम सेल्यूलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, अमाइलेज, ऐसे बहुत सारे एंजाइम के नाम बोलते हैं, विच आर द लीनियंट नेम्स, ओके, कॉमन नेम्स यू कैन से, लेकिन उसके साइंटिफिक नेम्स कुछ अलग होते हैं। इज इट क्लियर? So now we are moving towards the topic. वैसे हमने टॉपिक के बारे में डिस्कशन तो शुरू कर ही दिया है, लेकिन ये आपके बुक में मेंशन किया हुआ है, ओके, लेकिन उसके ऊपर फोकस ठीक से नहीं किया है। सो आई हैव जस्ट फोकस्ड ऑन द थिंग कि ये कहाँ से शुरू हुआ। सो मैंने जो बताया एंजाइम कमीशन, उस एंजाइम कमीशन के हिसाब से देयर आर 6 क्लासेस ऑफ द एंजाइम, मतलब यूनिवर्सली एंजाइम के 6 क्लासेस हैं, ओके। और ये 6 क्लासेस में ही हर एक एंजाइम क्लासिफाई होता है। ये खत्म करने के बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ, ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ओके। सो पहला जो क्लास है, नाउ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर एक एंजाइम का सिक्वेंशियल ऑर्डर भी फिक्स है। जैसे 6 क्लासेस है तो इट इज इन ऑर्डर वे 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब पहले नंबर पे अगर जो क्लास है तो वो उसका नंबर 1 ऐसे है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज इज द क्लास नंबर 1, जिसको डिहाइड्रोजिनेसिस भी बोला जाता है, ओके, डिहाइड्रोजिनेसिस। अब आप देखिए ऑक्सीडो रिडक्टेज, इस एंजाइम का एक्शन क्या होता है। सी 6 डिफरेंट क्लासेस, ऑब्वियसली 6 डिफरेंट एक्शंस, ओके। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, वैसे तो इस नाम से पता चल जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेसिस मतलब हाइड्रोजन की मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। डिहाइड्रोजिनेसिस, हाइड्रोजन रिमूव करना, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन रिमूव करना। प्रोटॉन रिमूव होगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडो रिडक्टेसिस मतलब
ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दीज आर द कपल्ड रिएक्शन। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी एक मॉलिक्यूल का, तो इट इज ऑब्वियस कि किसी और मॉलिक्यूल का वहां पे रिडक्शन भी होता ही होगा, होना ही चाहिए। इट इज कंपल्सरी, मस्ट। ओके, बिकॉज इट इज टेक एंड गिव टाइप ऑफ द रिएक्शन। किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहा है, तब जाके उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो वो कहीं से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसीलिए उसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है तो उसके पास कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाइस वर्सा, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपको बताया गया है, सबस्ट्रेट विच इज रिड्यूस्ड प्लस द सेकंड सबस्ट्रेट एस प्राइम विच इज ऑक्सीडाइज्ड आफ्टर रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेज ने अपना एक्शन दिखाया है। तो आप देखिए एस जो ऑक्सीडाइज था, जो रिड्यूस्ड था, वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, और एस प्राइम जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो चुका है। तो ऐसे ही होता है मॉलिक्यूल के बारे में। सो इट इज क्लास नंबर 1। ट्रांसफरेज विच आर ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। ओके, आप देखिए एस आपका एक सबस्ट्रेट है, ये बॉन्ड है, और उसके साथ यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, प्लस उसके साथ आप एक और रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, दैट इज एस प्राइम। पोस्ट रिएक्शन क्या हो रहा है, ये जो ग्रुप जो एस के साथ बाइंड हुआ था वो अब वहां से ट्रांसफर होके एस प्राइम के साथ जाके बाइंड कर रहा है। तो एस प्राइम बॉन्ड जी प्लस एस। ओके, ट्रांसफरेज मीन्स ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। ओके, दैट दोस टाइप ऑफ द एंजाइम्स आर ट्रांसफरेज। सेकंड क्लास है ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में है, और इसको ऑर्डर में कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। थर्ड क्लास ऑफ द एंजाइम इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलेस, हाइड्रोलेस का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस करना, ब्रेकडाउन। हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, लेकिन कैसे ब्रेकडाउन करना? हाइड्रो मतलब वाटर ऐड करके ब्रेकडाउन करना, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड करके ब्रेक डाउन करना। तो आप देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है AB, आप उसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, क्या होगा? AOH प्लस AOH प्लस BH। क्या हुआ? AB करके पूरा मॉलिक्यूल था, उसमें से A और B दोनों मोइटी अलग हो गए, दोनों पार्ट अलग हो गए। एक के साथ OH दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया, और एक के साथ हाइड्राइड ग्रुप जुड़ गया। हाइड्रोलिसिस हो गया पूरे मॉलिक्यूल का। ओके, ये यहाँ पे सिर्फ हम हाइपोथेटिकल पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम इसमें रियल एग्जांपल्स भी जोड़ेंगे। तो इट इज द थर्ड क्लास। नाउ द फोर्थ क्लास, लाइसिस। अब जनरली हाइड्रोलिसिस और लाइसिस ये दोनों वैसे तो एक ही जैसा काम है, इनका एक जैसा ही काम है, ब्रेक डाउन करना मॉलिक्यूल को, लेकिन डिफरेंस है। आप देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है दैट इज X इज अ फंक्शनल ग्रुप, XCCY, Y इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप वाला ये कार्बन चेन है। अब देखिए पोस्ट रिएक्शन क्या हो रहा है, लाइज ने एक्शन किया यहाँ पे, XY इन्होंने एक बना दिया है अपना मॉलिक्यूल, प्लस C डबल बॉन्ड C। क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि X और Y का जो दो बॉन्ड थे वो उसकी जगह पे आप एक बॉन्ड से यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं, तो CC दोनों के एक एक बॉन्ड खाली रहने वाले हैं। ओके, तो ये जो बॉन्ड मतलब वैलेंसी खाली रहने वाली है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या इंड्यूस होने वाला है? डबल बॉन्ड। तो ये भी आपके लिए MCQ हो सकता है। हाइड्रोलिसिस में भी ब्रेकडाउन हो रहा है, लाइसिस में भी मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंस है। नंबर 1, हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन कर रहे हैं दैट इज बाय एडिंग द वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा, because they are adding the water molecule in the end product, that is saturated product, मतलब आपको कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स देखने नहीं मिलने वाले हैं इन केस ऑफ द हाइड्रोलिसिस। क्यों? वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है तो दो आयन बनेंगे, दैट इज HNOH, और उसकी वजह से आपको कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने मिलने वाला नहीं है।
जबकि लाइसिस के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने मिलेंगे, बिकॉज लाइसिस आर वर्किंग इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। ओके, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ये ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वैलेंसी कैसे फिलअप होगी? तो वैलेंसी फिलअप करने के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बनने वाले हैं। सो इट इज द फोर्थ क्लास ऑफ द एंजाइम। द फिफ्थ क्लास ऑफ द एंजाइम दैट इज आइसोमरेजेस। आइसोमराइजेशन रिएक्शन, सिर्फ आइसोमर्स बन रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज वहां पे जो भी होगा उसमें कोई नया ग्रुप जुड़ने वाला नहीं है, नया ग्रुप वहां से एलिमिनेट नहीं होने वाला है, ना ही ग्रुप ट्रांसफर होंगे, ना ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, ना ही ब्रेकडाउन होगा। उसी मॉलिक्यूल में सिर्फ उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन आने वाला है। स्ट्रक्चर या तो फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है दैट इज ABC इज अ मॉलिक्यूल और रिएक्शन के बाद यहाँ पे BCA बन रहा है, ये क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, ज्योमेट्री चेंज हो गई मॉलिक्यूल की, अदरवाइज बाकी कोई इसमें चेंज होने वाला नहीं है। इसके बाकी के प्रॉपर्टीज यू कैन सी ABC के ABC ही है, लेकिन सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर वेट वही रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट वही रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बिकॉज बाकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है। दैट इज फिफ्थ क्लास आइसोमरेजेस। नाउ द सिक्स्थ क्लास लाइगेजेस। लाइगेज, लाइगेट करना, लेटिन में लाइगेट का मतलब होता है ज्वाइन करना। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे X plus Y plus ATP, then it will produce XY molecule plus ADP plus PI। क्यों? तो ATP में से एनर्जी ली गई टू ज्वाइन X एंड Y, तो ATP में से आपने एनर्जी ली है तो ADP दैट इज डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में से डाइफॉस्फेट बना एंड वन फॉस्फेट ग्रुप इज रिमूव। क्यों? आप याद करिए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जब हम पढ़े थे तब उसमें बोला था कि ये जो बॉन्ड्स हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, ओके, दे आर एनर्जी रिच बॉन्ड्स इन केस ऑफ द ATP। ओके, तो वहां से अगर एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, इट इज गिविंग एनर्जी टू द रिएक्शन टू जॉइन X एंड Y एंड टू फॉर्म द XY कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइगेजेस। अब यहाँ पे आप देखिए 6 क्लासेस हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज एंड लाइगेज। इनको इसी ऑर्डर में लिखना है। आपको पूछ सकते हैं क्लास नंबर 3 ऑफ द एंजाइम क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स व्हिच टाइप ऑफ द एंजाइम्स, तो फिर आपको पता होना चाहिए क्लास नंबर 3 मतलब हाइड्रोलेजिस। क्लास नंबर 5 रिप्रेजेंट्स व्हिच क्लास ऑफ द एंजाइम, आइसोमरेजिस। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए एक की है, पहले 3 क्लास और दूसरे 3 क्लास का शॉर्ट फॉर्म OTH दैट इज ओथ एंड LIL लील, ओथ लील। ओके, ओथ लील ये की है। ओके, O ऑक्सीडोरिडक्टेज, T ट्रांसफरेज, H हाइड्रोलेज। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? लील में। ओके, पहले लाइगेज या पहले लाइस, तो याद रखिए पहले तोड़ना बाद में जोड़ना, पहले तोड़ना बाद में जोड़ना, लाइस दैट इज ब्रेक डाउन। ओके, और लाइगेज दैट इज ज्वाइनिंग, तो पहले तोड़ना बाद में जोड़ना, इतना याद रखेंगे तो फिर LIL लील में भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। दैट इज लाइज, आइसोमरेज एंड लाइगेज। ओके, नाउ ऑक्सीडोरिडक्टेजेस के बारे में आप देखिए, सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो इट कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट्स। आप देखिए यहाँ पे ये A जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। A इज अ सबस्ट्रेट जिसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये जो है ये आप बोल सकते हैं कि रिड्यूस्ड फॉर्म है। B जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, विच इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। अब देखिए A का ऑक्सीडेशन हो रहा है
और ए ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो गया। तो इसने कैसे ऑक्सीडेशन किया, आपने दोनों इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया। बी विच वाज ऑक्सीडाइज, तो वो क्या करेगा, ए में से जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो गेन करेगा एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय दैट इट इज गेटिंग द रिड्यूस्ड फॉर्म। मैंने पहले ही बोला इट इज कपल्ड रिएक्शन। कभी भी ये मत बोलिए ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग ऑफ द ऑक्सीजन, ओके, बहुत बार ये गलती होती है, राइट। ऑक्सीडेशन मतलब रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मतलब एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफरेज सेकंड क्लास, it catalyzes a group transfer reaction other than hydrogen। क्यों, तो हाइड्रोजन के ग्रुप ट्रांसफर वाले जो रिएक्शंस है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए डीहाइड्रोजनेसिस, जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसके पीछे पीछे प्रोटॉन्स जाएंगे, और प्रोटॉन्स यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं मतलब हाइड्रोजन आयन H+, ओके, जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गए ना, तो उसके पीछे 2 H+ भी जाने वाले हैं, ये फिक्स है, ओके। ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, आप देखिए AB+C, ये B जो था, ये C जो है दैट इज अ ग्रुप, ओके। तो क्या हुआ, A+BC, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, पूरा मॉलिक्यूल चेंज हो गया, राइट। हाइड्रोलिसिस catalyzes hydrolysis of the ester, ether, peptide, ग्लाइकोसिडिक, CC, C हैलाइड और PN बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। ये सभी बॉन्ड के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ विच बॉन्ड्स, एस्टर बॉन्ड, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, CC, C हैलाइड एंड PN बॉन्ड्स। अब देखिए पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक को याद करिए, जब इसी चैप्टर में पेप्टाइड बॉन्ड जब बन रहे थे तब वाटर का एक मॉलिक्यूल वहां से फ्री हो रहा था, याद करिए, जब पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था CONH पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी जब बन रहा था तब वाटर का एक मॉलिक्यूल वहां से रिलीज हो रहा था। एक बार वो स्लाइड वापस देखिएगा आप, ओके। जब बन रहे हैं तब वाटर का मॉलिक्यूल फ्री हो रहा है, तो ब्रेक करना है तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए, ओके, इजीली यू कैन ब्रेक द बॉन्ड। So AB plus H2O, so AOH plus BH, that is the reaction, okay. Lysis, which catalyze removal of the groups by mechanisms other than hydrolysis, leaving double bonds, okay. Hydrolysis मतलब hydrolysis जो थर्ड ग्रुप है उसके उससे अलग वे से ये काम करता है। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, RCOCOOH, और यहाँ पे उसने क्या किया, CO2 ये रिमूव किया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा डबल बॉन्ड, ओके। देन आइसोमरेसिस कैटालाइजेस इंटरकन्वर्जन्स ऑफ द, कैसे कैसे आइसोमर्स हो सकते हैं, ऑप्टिकल मिरर इमेजेस, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर्स। तो ये यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज पोजिशनल आइसोमर ABC BCA, राइट, फाइन। Sixth, ligases, okay, catalyzes the linking of two compounds together, दो कंपाउंड को एक साथ जोड़ने का काम करता है। For example, enzymes which catalyze joining of bonds like, अब जो bonds lyase और hydrolysis break करते हैं वही bond ligases जोड़ने का काम करते हैं, that is जैसे CO bond, CS bond, CN bond, PO बॉन्ड, ऐसे जो भी बॉन्ड्स जो बनते हैं ये सभी बॉन्ड्स लाइगेजेस बना सकते हैं, और ये सभी कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब टफेस्ट बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ऐसे। और आप देखिए कहीं पे भी ATP नहीं दिखाया, कभी कभी यूज होता होगा यहाँ पे ATP, ओके, लेकिन यहाँ पे तो मस्ट है, ज्वाइन करने में काम लगता है, किसी चीज को तोड़ने में उतनी दिक्कत नहीं आती जितना किसी चीज को जोड़ने में प्रॉब्लम होता है, तो जोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि ATP is utilized while you are joining any molecule, okay, फाइन। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन के रिलेटेड, ओके, पर बाद में आगे एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। हर एक एंजाइम को एक EC नंबर भी असाइन किया जाता है,
मतलब वो कैसे होता है, EC नंबर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ EC 3.1.1.1, ये एक EC नंबर है किसी एंजाइम का। ओके, EC दैट इज एंजाइम कमीशन। अब उसमें ये जो नंबर दिए गए उसका मतलब क्या है, तो बहुत इजी है समझना, एटलीस्ट 3 तक तो इजी है। EC3 मतलब थर्ड क्लास ऑफ द एंजाइम, मतलब अगर मुझे एंजाइम का नाम पता नहीं है और याद नहीं आ रहा है मुझे नाम, लेकिन मुझे EC नंबर पता है, तो मैं अगर गूगल में सिर्फ EC नंबर डालूंगा तो मुझे कोई ना कोई एंजाइम का मतलब वो डेडिकेटेड एंजाइम का नाम मुझे दिखाएगा। आप भी ये जो है उसको आप ऐड कर सकते हैं, गूगल करिए इसको। ओके, EC3 मतलब इट बिलोंग्स टू द थर्ड क्लास, OTH, H मतलब हाइड्रोलाइसिस, मतलब ऑब्वियसली ये जो एंजाइम होगा इट बिलोंग्स टू द हाइड्रोलाइसिस क्लास, हाइड्रोलाइसिस क्लास का एंजाइम है। 1 जो है उसके बाद का इट इज अ सब क्लास, क्लास के अंदर का क्लास। फिर उसके बाद का जो 1 है इट इज डेडिकेटेड टू द सबस्ट्रेट, एक्चुअल सबस्ट्रेट। अब जैसे मैं बोल रहा हूं प्रोटीएजेस, प्रोटीएज का मतलब होता है द एंजाइम्स व्हिच कैन ब्रेक डाउन द प्रोटीन। अब प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं इसका मतलब कि दे बिलोंग टू हाइड्रोलाइसिस। लेकिन प्रोटीन नेचर में कितने सारे टाइप के प्रोटीन्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द प्रोटीन। तो क्या सभी प्रोटीन पे एक ही एंजाइम काम करता है? नो। तो एक्चुअल सबस्ट्रेट ये थर्ड डिजिट से आपको पता चलता है, एंड द फिफ्थ डिजिट दैट इज द एक्चुअल रिएक्शन, सॉरी फोर्थ डिजिट द एक्चुअल रिएक्शन व्हिच इज कैटालाइज्ड। तो नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे दैट इज द 3 एक्चुअल क्लास, 1 सब क्लास, नेक्स्ट वन इट इज सबस्ट्रेट, एक्चुअल सबस्ट्रेट, और लास्ट वन द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे EC 2 5 2 7। ओके, तो भले ही मुझे पीछे के 3 अभी पता नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन ये तो मुझे पता है 2 मतलब ट्रांसफरेज। तो आपको पूछ सकते हैं MCQ में ऐसा एक EC नंबर देके कि EC 5.1.3.9 सपोज ऐसा एक दिया, belongs to which class of the which group of the enzymes, ऐसा पूछ सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 5 मतलब आइसोमरेजेस। ओके, बहुत इजीली आप आंसर दे सकते, इतना टफ नहीं है। हाँ, पीछे के नंबर आपको अभी पता नहीं होंगे, सीधी बात है, बिकॉज अभी तो जो हम पढ़ रहे हैं वी हैव जस्ट स्टार्टेड टू सेल इन द ओशन ऑफ एंजाइम्स। ओके, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट? सो आई होप कि आप इतना याद रखेंगे एंजाइम्स के बारे में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक, एक्चुअली सेक्शन जो चल रहा है एंजाइम उसमें भी ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, दैट इज कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर्स का मतलब क्या होता है? तो कोफैक्टर्स, को मतलब हेल्पिंग, फैक्टर्स, these are non-protein constituents bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active। मैंने बोला ना, को मतलब हेल्पिंग। ओके, को फाउंडर। ओके, तो को फाउंडर की रिक्वायरमेंट क्या रही होगी? अगर कोई पर्सन ने वर्क करना था, नया एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना था, लेकिन ही वाज रिक्वायरिंग सम सपोर्ट, तो उसने किसी एक को जोड़ दिया, दैट इज एक्टिंग एज अ को फाउंडर, तो हेल्पिंग हैंड। तो यहाँ पे को फैक्टर्स यू कैन कंसीडर्ड एज हेल्पिंग हैंड्स ऑफ द एंजाइम। सो दीज आर नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स। अब आपके एंजाइम तो प्रोटीन है ना, आपके एंजाइम प्रोटीन्स हैं, वी से द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, लेकिन ये को फैक्टर्स क्या है? नॉन प्रोटीन, which are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active, मतलब रिएक्शन करने के लिए रेडी रखते हैं एंजाइम को। एपो एंजाइम, इट इज अ प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम। ओके, अब देखिए कैसे प्रोटीन पोर्शन, तो ज्यादातर एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा है होलो एंजाइम, होलो एंजाइम,
मतलब होल एंजाइम। अब होलो एंजाइम में दो पार्ट होते हैं, नंबर 1 एपो एंजाइम एंड नंबर 2 कोफैक्टर। मतलब एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम। एपो एंजाइम दैट इज प्रोटीन पार्ट, हमेशा याद रखिए, एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट। लेकिन ये एपो एंजाइम जो है अकेला जब होता है तब वो इनएक्टिव होता है। सी अगेन आई एम सेइंग, सभी एंजाइम के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द एंजाइम के पास कोफैक्टर या ऐसा कोई सिस्टम रहता है। ऐसा कोई सिस्टम मतलब क्या, तो इसके नेक्स्ट स्लाइड में ऐसा कोई सिस्टम आएगा। ओके, तो एपो एंजाइम विच इज जनरली इनएक्टिव, जैसे ही कोफैक्टर उसके साथ जुड़ जाता है, ओके, इट विल बी कॉल्ड होलो एंजाइम एंड द एंजाइम विल बिकम एक्टिव। मतलब एंजाइम की एक्टिविटी के लिए यहाँ पे कोफैक्टर इज मस्ट। सिर्फ ये प्रोटीन एंजाइम का बन गया उससे काम चलने वाला नहीं है। ओके, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एपो एंजाइम क्या है, तो इट इज अ प्रोटीन पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम। कोफैक्टर क्या है, it is non-protein part of the holoenzyme required for activity of the enzyme. When the cofactor is removed from the enzyme, its catalytic activity is lost. जब भी कोफैक्टर रिमूव होगा, ऑब्वियस है एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस हो जाने वाली है। फाइन, नाउ टाइप्स ऑफ द कोफैक्टर्स, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा होता है कोएंजाइम और तीसरा होता है मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस। ओके, सभी के बारे में वन बाय वन हम देखते हैं क्या है। नंबर 1 प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर। ओके, कोफैक्टर के बारे में हमने क्या बोला था, इट इज नॉन प्रोटीन, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कोई और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है, राइट? सिर्फ वो प्रोटीन नहीं होगा कोफैक्टर। ओके, सो प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसा होता है, ऑर्गेनिक। इट इज टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, टाइटली बाउंड के मतलब कभी वहां से अलग होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल, हेम ग्रुप इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। हेम ग्रुप, ओके, ये हेम ग्रुप है। ओके, हेम ग्रुप है ये पूरा, जैसा आपको हीमोग्लोबिन में देखने मिलता है उसी टाइप का ये हेम ग्रुप है, विच इज प्रेजेंट इन पेरोक्सीडेज एंजाइम। ये पेरोक्सीडेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है, ये कैटालेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है। इन दोनों में कहीं पे हेम ग्रुप अटैच रहने वाला है। अब क्या करते हैं पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड O2। अब पेरोक्सीडेज और कैटालेज के पास अगर हेम ग्रुप नहीं होगा तो फिर ये एक्शन नहीं करेंगे। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक, टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, ये याद रखना। एग्जांपल में हेम ग्रुप। दूसरा होता है कोएंजाइम्स, दे आर आल्सो ऑर्गेनिक, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में माइन्यूट डिफरेंस है। दोनों ही ऑर्गेनिक है, लेकिन कोएंजाइम में क्या है, ट्रांजिएंट बाइंडिंग टू एपो एंजाइम। वहां पे क्या था, ट्रांजिएंट नहीं था, टाइटली बाउंड था, मतलब हमेशा के लिए वहां पे रहने वाला है प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन कोएंजाइम वहां पे हमेशा के लिए बाउंड फॉर्म में रहने वाला नहीं है। जब रिक्वायर्ड होगा तब जाके वो बाइंड होगा। जब रिक्वायर्ड मतलब जब एंजाइम को एक्शन करनी है, एक्टिविटी शो करनी है, तब जाके कोएंजाइम इज गोइंग टू बाइंड विद द एपो एंजाइम। अब many coenzyme contain vitamins and their derivatives. Coenzymes generally आप देखेंगे तो they are either vitamins or their derivatives. Okay, vitamins or their derivatives. For example, NAD and NADP, which contain niacin. Niacin is a vitamin. Okay, NAD, nicotinamide, ये उसका फुल फॉर्म दिया गया, निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियो
पेप्टाइड, ओके, और उसमें क्या होता है निकोटिनिक एसिड दैट इज निएसिन, ओके। सो NADP भी होता है, निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP, ओके। तो ऐसे जो भी हैं दीज आर द कोएंजाइम्स। तो कोएंजाइम्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखेंगे, दे आर आल्सो ऑर्गेनिक, लेकिन ये ऑलवेज बाउंड नहीं होते हैं। व्हेनेवर द एंजाइम इज रिक्वायरिंग them for activity, then only they are going to bind. Majority of the coenzymes are vitamins and their derivatives. Vitamins and their derivatives. Last one is a metal ion. They form कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। मेटल आयंस हमेशा प्रोटीन्स के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स केमिस्ट्री में शायद आप पढ़ेंगे अगर आपके सिलेबस में होगा तो। कोऑर्डिनेशन फॉर्म में क्या होता है, सेंटर में मेटल आयन रहता है और वो सभी साइड से प्रोटीन के साथ कोऑर्डिनेशन वे में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके वहां पे बॉन्ड बनाता है, ओके। सो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ साइड चेन्स at active site and one or more coordination bonds with the substrate. तो मैंने बोला ना सेंटर में ये रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाता है कौन, मेटल आयंस, विथ व्हाट, विथ द साइड चेन्स ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, मतलब एंजाइम के साथ एज वेल एज सबस्ट्रेट जो है उसके साथ भी ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाने वाला है। फॉर एग्जांपल Zn, जिंक is a cofactor of carboxypeptidase. Carboxypeptidase जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम है जिसका काम है प्रोटीन्स को डिग्रेड करना, ओके। तो उसमें Zn is must। ऐसे Zn अगर वहां पे नहीं होगा, अगर जिंक की डेफिशिएंसी है तो फिर कार्बोक्सीपेप्टिडेज को जिंक नहीं मिलेगा, अगर जिंक नहीं मिलेगा तो फिर वो काम भी नहीं करेगा, ओके। So zinc is a cofactor of carboxypeptidase, मेटल आयन के फॉर्म में। बहुत सारे ऐसे एंजाइम है विच रिक्वायर डाइवेलेंट, जिसको आप बोलते हैं 21 से 30 नंबर के जो आपके मेटल्स है ना इसमें, राइट, केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हैं तो उसमें 21 से 30 नंबर के जो मेटल्स हैं, ओके, दैट इज Mg+2, Mn+2, Cu+2, Co+2, Zn+2, Fe+2, मतलब डाइवेलेंट कैटायंस, ओके, डाइवेलेंट कैटायंस। तो ये डाइवेलेंट कैटायंस या डाइवेलेंट मेटल आयंस भी इसको हम बोलते हैं। ये सारे के सारे डाइवेलेंट मेटल आयंस जो हैं दे आर एक्टिंग एज अ कोफैक्टर ऑफ मेनी ऑफ द एंजाइम्स, ओके, डाइवेलेंट कैटायंस। आप पढ़ेंगे आगे यूनिट नंबर 4 में जब हम एंटर होंगे तब आप पढ़ेंगे, तब पता चलेगा आपको कि वहां पे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ओके। तो मेटल आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर एंडिंग दिस चैप्टर, ओके। I hope you have studied this very complex chapter, very vast chapter, very well, okay. If you have any doubts or any queries, you can ask, you can post your questions, okay, through call, or you can post on WhatsApp chats, no problem with that, okay. But learn this chapter again and again. It will help you to build up your concept, okay, of the biology field. चैप्टर 8, 9 और 10 को जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़िए, ओके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस करिए, लेकिन ये बेस है बायोलॉजी का, दैट्स व्हाई, ओके। सो आई होप यू हैव एंजॉयड एंडिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे।